इसको थोड़ा उधर कर देना। क्वेश्चन क्या आए थे? सेंटर ऑफ मास की कंडीशन में क्या होगा, पोजीशन कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। नेक्स्ट आप कर लीजिएगा वेलोसिटी ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया बेटा। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजीशन नो निकल जाता। मैं देखिए बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो सिंपली हम लोग कहते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ क्या मास। अगर वेलोसिटी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, तो जनरल फार्मूला पर तो v इक्वल टू कितना ds अपॉन dt पढ़े हैं ना, या dr अपॉन dt, dl अपॉन dt जो भी आपने पढ़ा है। तो जो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो का सम हो गया वेलोसिटी। हम लोग ने सेंटर ऑफ मास के लिए फार्मूला पढ़ा था r सेंटर ऑफ मास, सिंस r सेंटर ऑफ मास पढ़ा है आपने m1 r1 प्लस m2 r2 बॉडी के लिए प्लस m3 r3 mn क्या rn अपॉन टोटल मास पड़ा था ना। ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ क्या मास आपने पढ़ लिया था। तो पोजीशन के लिए हम लोग लिखा है अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो जो आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो v इक्वल टू लिखा है आपने dr अपॉन क्या होता है dt। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, अगर वैसे लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो dr अपॉन कितना होता है dt होता है। यहाँ पे जो पोजीशन आपका है ना, पोजीशन को हम लोग बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो जब वेलोसिटी लिखेंगे तो vcm की वैल्यू होगी बेटा कितना, drcm अपॉन कितना हो जाएगा dt के बराबर होगा। और rcm की वैल्यू आपने ये लिखा हुआ है, rcm की वैल्यू रखा है ना, तो vcm की वैल्यू जो v सेंटर ऑफ मास हो जाएगा d सभी कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मास आपका वेरिएबल मास तो फिक्स रहता है, पोजीशन हमारा चेंज होता है। तो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कौन वाला होगा, पोजीशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग एक बार लिख लेते हैं d m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn अपॉन टोटल मास को समेशन में समझ जाएंगे ना, टोटल मास को समेशन में आप कर
लीजिए, ठीक है, m1 + m2 + m3 एंड सो ऑन, ठीक, ये अलग अलग लिख देते हैं। ये रहेगा m1 + m2 + m3 + mn, ठीक। अपान पूरे का कितना है बेटा? dt, पूरे का कितना हो गया? dt। तो डिफरेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में, तो v सेंटर ऑफ मास होगा बेटा m1 dr1/dt + m2 dr2/dt + m3 dr3 कितना dt + mn drn कितना हो जाएगा बेटा? dt। टोटल का मास हो गया m1 + m2 + m3 + mn। इस तरह से निकालें। और जैसे r/t dr/dt होता है वेलोसिटी, ऐसे dr1/dt करेंगे, v1 कर लेंगे। क्या लिखेंगे? v1 dr2/dt जो होगा, जैसे dr1/dt को बेटा v1, dr2/dt को v2, dr3/dt को v3 और drn/dt को vn कर लेंगे। क्या करेंगे? vn कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं r करके v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 v1 + m2 v2 + m3 v3 + mn कितना? vn अपान टोटल मास m1 + m2 + m3 + m4 mn, ठीक। ये यहाँ से आप सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर वेलोसिटी दिया है तो सीधे क्वेश्चन आप ये पुट कर लेंगे। अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करके आपको निकालना है तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अगर पोजीशन दिया है, टाइम के साथ कैसे वेरिएशन वो दिया गया है, तो इधर ही क्वेश्चन आप यूज कर लेना, ठीक। और अगर डायरेक्ट आपको वेलोसिटी दी गई थी, क्या दिया गया था? वेलोसिटी गिवन है, तो उस इक्वेशन को यूज करके हम लोग पोजीशन ऑफ सेंटर वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। समेशन के टर्म में लिखेंगे तो समेशन क्या? m1 m * v अपॉन समेशन क्या हो जाएगा? m के बराबर हो जाएगा। लिमिट ले लेंगे जहाँ से जहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक, 1 से लेके n तक। तो ये केस आपका होता है। इसके बेस पे वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट आपको लिखना होगा बेटा, पहले नोट कर लीजिए। हेडिंग बना लीजिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। Since position of center of mass of a system of particle, since position of center of mass, since position of center of mass of a particle system is given by, दिखा दो इसको, RCM इक्वल टू कहाँ तक, जैसे क्वेश्चन को पास लिख लो। अब डिफरेंशिएट कर दिए इसमें, डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दो तो VCM की वैल्यू में RCM अपान क्या होगा? dt होगा, RCM अपान dt। पहले इसको करके यहाँ से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर लीजिए। तो VCM की वैल्यू है RCM अपान क्या? drCM अपान dt हो जाएगा बेटा। वैल्यू पुट करके आप ये फाइंड कर लेते हैं। हो गया? आपने वहीं पे रह गया, एक काफी बनाए हो, क्वेश्चन बता रहे थे वहीं पे छूट गया। कोई और काफी नहीं है। तो
प्रोसेस पेज नहीं दी है। ओके ओके ठीक है, चलिए शुरू करें अपना। इसी में हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट आता बेटा, हम लोग जिस तरह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करिएगा, इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर दो बॉडी हैं, ठीक, वो म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से टुवर्ड्स ईच अदर आए या अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे अगर दो मास पार्टिकल है बेटा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ आए, ठीक, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल्सिव नहीं होता, तो वहाँ पे रिपल्स तो नहीं करेंगे, बट क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। दूसरा, कोई चार्ज बॉडी है, अगर चार्ज बॉडी है वो सिर्फ एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक। मान लो सपोज अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर सिमिलर चार्जेस होगा तो सेम नेचर के होंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब अगर कोई भी दो बॉडी है, बाहर से कोई फोर्स बेटा नहीं लगाया जा रहा है, म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से आइदर टुवर्ड्स आर अवे मूव करते हैं, उस केस में उनके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर कोई बॉडी है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से टुवर्ड्स ईच अदर आर अवे फ्रॉम ईच अदर शिफ्टिंग अगर होती है, तो उनकी वजह से बेटा उनके इस पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कोई भी इफेक्ट आपका नहीं होगा। इवन एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आपका क्या रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आल्सो रिमेन्स क्या, सेम। पोजीशन सेम रहेगा, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होगी उसे हम जीरो कह लेते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होगा। तो स्टेटमेंट थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा कि पोजीशन डज नॉट चेंजेस एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास विल बी जीरो। वहाँ पे सेंटर ऑफ मास की ना तो वेलोसिटी वही होगी, ना तो उसका क्या होगा, क्या एक्सीलरेशन होगा। तो एक्सीलरेशन भी लिख लीजिए, तो स्टेटमेंट एक ही वाले को आ देते हैं, ठीक है। अगर कहेंगे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब एक्सीलरेशन की बात करते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा क्या, जब पोजीशन आप लिख रहे थे तो पोजीशन से वेलोसिटी निकाला, तो एक्सीलरेशन निकालना है तो किसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से। तो यहाँ लिखेंगे सेम VCM की वैल्यू होती है बेटा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट 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 mn क्या है, rn अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn। ये हम लोग निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, वेलोसिटी। और डिफरेंशिएट कर दिया गया इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर दें। मान लो हमने सेकंड बनाया था, इसे थर्ड बना लो। अगर इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड, डिफरेंशिएट समझ आएंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में सेकंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है आपको, एक्सीलरेशन देगा, ठीक है। थोड़ा हिंदी वाला में थोड़ा पढ़ा होगा, ठीक। तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी ACM इक्वल टू हो जाएगा बेटा dVCM अपान कितना dt, और यहाँ से वैल्यू रख लो तो d अपान dt ब्रैकेट में कितना m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट 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 mn vn बाई कितना ये डॉट डॉट है बेटा, mn क्या bn अपान
प्लस M2 प्लस MC प्लस डॉट डॉट MN अपान टोटल का dt आपको चली गई है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मास वेक्टर तो वही है, तो हमारा डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेलोसिटी का। ACM की वैल्यू तो मिल जाएगी m1 dv1 अपान कितना dt प्लस m2 dv2 अपान क्या dt प्लस m3 dv3 अपान dt प्लस डॉट डॉट mn dvn अपान dt टोटल का y क्या m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट डॉट mn। ठीक, अब इसको v1 अपान dv1 अपान d2 क्या हो जाएगा a1 दूसरा a2 तीसरा a3 और हो जाएगा an। तो यहाँ से रखोगे बेटा ये सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा m1 a1 m2 a2 m3 a3 डॉट 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 mn an अपान टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इससे क्या बोलेंगे बेटा एक्सेलरेशन। जैसे हमने पोजीशन निकालना उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन मिलेगा। जैसे सिंपली आपने ग्राफ मोशन पढ़ा था क्या एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और क्या एक्सेलरेशन वही चीजें हैं। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करके सेंटर ऑफ मास के टर्म में ले लेते हैं। ठीक, तो लिख लीजिएगा सिंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे मान लीजिए ऐसे यहाँ लिखिए सिंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल since velocity of center of mass of system of particles center of mass of particles is given as यहाँ से नोट कर लो बेटा, यहाँ से नोट करिए और नीचे रखो। T हो गया हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं एक्सेलरेशन निकालते हैं कैसे फाइंड करेंगे। अगर दो बॉडी है बेटा पॉइंट किया, एक तो बॉडी आर, एक तो बॉडी आर मूविंग आइदर
towards each other, if two bodies are moving either towards each other or away from each other due to mutual interaction due to capital mutual interaction. देखिएगा then अब इंटरेक्शन में बेटा अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है. इंटरेक्शन में आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन. अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स ईच अदर आएंगे और रिपल्शन होगा तो क्या होगा अवे फ्रॉम ईच अदर जाएंगे. इंटरेक्शन होगा मतलब अट्रैक्शन अगर लग रहा है तो टुवर्ड्स ईच अदर और रिपल्शन होगा तो अवे फ्रॉम ईच अदर. उस कंडीशन में अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से दो बॉडी आइदर क्या टुवर्ड्स और अवे मूव करते हैं तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज. तो देखिएगा मालूम जाए तो नहीं बेटा, मालूम जाए तो नहीं है, पता नहीं चलता अपने सामने बोलो तो फिर हो. ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन देखिए देन अब कलर चेंज करने अगर आपके पास अवेलेबल हो तो देन पहला पॉइंट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of the system does not changes. उसकी वजह से बेटा पोजीशन जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो चेंज नहीं होगा. पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंजेस. क्लियर है ना, पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा. जैसे अगर आप एग्जाम्पल समझ लो, जैसे बोर्ड होता है ना, बोर्ड पे कितने लोग बैठे हुए हैं, बोर्ड पे कितने लोग बैठे हैं, बाकी लोग बोर्ड पे नहीं बैठे, आप लोग नहीं बैठे. अरे चले जाओ मान घाट और कहीं मिल जाएगा. चलो तो उस केस में क्या होता है, बोर्ड अगर वाटर की वजह से जो उस पर क्या डिस्कस फोर्स लगे उसे आप इग्नोर कर दीजिए. आप बोर्ड के एक साइड से दूसरे साइड तक मूव करेंगे ना, इधर से एक साइड से एक एंड से दूसरे एंड चलिए तो बोर्ड क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. आप उधर जाओगे वो उधर पूरा सिस्टम मूव करेगा. तो कंडीशन क्या हो रहा है, यानी कि दोनों क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उसी बोर्ड पे आप पहले से थे उसी पे आप मोशन कर रहे हो, तो उसकी वजह से जो शिफ्टिंग होगी तो जितना आप इधर जाओगे उसके करस्पॉन्डिंग जो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो बोर्ड आपका डिस्प्लेस होगा. लेकिन आपका मास कम है, बोर्ड का ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा. बोर्ड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कम होगा. ओवरऑल दोनों के डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा. पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या अफेक्टेड आपका नहीं होगा अगर आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है. इसी तरह से दो चार्ज बॉडी हैं, अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे और दोनों को चार्ज प्रोवाइड कर दिया गया, दोनों उस चार्ज की वजह से आएगा टुवर्ड्स और अवे शिफ्ट हो रहे हैं. अपोजिट चार्ज देंगे तो एक दूसरे की तरफ आएंगे बेटा, सिमिलर चार्ज देंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे. अब चाहे एक दूसरे की तरफ आए चाहे एक दूसरे से क्या हो दूर जाए, दोनों ही केसेस में आपका जो पोजीशन सेंटर ऑफ मास का पहले से रहा होगा वही पोजीशन अभी भी बना रहेगा, पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा. तो पहला पॉइंट होता है अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से ठीक है दो बॉडी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आपने लगाया, इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक दूसरे की तरफ एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनके पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेस नहीं होता है. ठीक, कहाँ पे ऐसे बेटा हफ्ते अच्छा सेकंड बेटा फ्राइडे मंडे से आप गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे काफी 4 दिन हो गया. हाँ तो बस्ते से गायब हो गए, बस्ते में आकर और रेगुलर आया करो तभी सीख पाओगे, नहीं तो पापा तुम्हें रोटी बनाए जो नहीं बोल रहे. हाँ ठीक, काला कोट पहन के फिर दौड़ना पड़ेगा, तो व्हाइट वाला पहन लो तो ब्लैक वाला पहन लो, मुझे चॉइस होगा. चलो देखिए तो उस कंडीशन में क्या होता है. ठीक भाई दोनों कोट हैं, आप चाहे ब्लैक पहन के कोट में दौड़ो या व्हाइट पहन के फिलर में दौड़ो. एक डीसी में रहना पड़ेगा, कोट में नीचे से ऊपर तक चक्कर लगाना पड़ेगा, एक आप एसी रहोगे, दोनों में डिफरेंसेस हैं. बाकी पैसे दोनों मिलते हैं, वहाँ झूठ का मिलता है, यहाँ सही वाला मिलता है, हम सही तरह है. हाँ चलो देखो मतलब नॉर्मली देखा जाता है जितना आपके साथ अच्छा झूठ बोल देते हैं उतना क्या ज़्यादा कमाते हैं.
ठीक है। और डॉक्टर साहब जितना अच्छा अच्छा इलाज कर लेते हैं उतना ज़्यादा कमाते हैं, तो दोनों में अंतर है। ठीक, एक अच्छा करके जो है ज़्यादा कमाता है, एक खराब करके ज़्यादा कमाता है, कमाते दोनों हैं। चलिए देखिए हो गया बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उसी में बी पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो भी बना रहे हो, ये बनाया तो भी बना लो, फर्स्ट किया तो सेकंड कर लीजिए। ठीक, देखिए द वेलोसिटी स्टेबल ऊपर लिखा है, उसी का बी पॉइंट होगा। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, velocity of center of mass and acceleration of center of mass will be क्या रहेगा बेटा? जीरो यहाँ बोलेंगे, मतलब वो मूव ही नहीं करेगा, ना तो वेलोसिटी का कुछ होगा ना तो एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि पहले से जीरो था ना, पहले तो जस्ट में था तो जीरो था। अगर पहले से वो हो रहा होगा, पहले से इनिशियली कुछ है तो उस केस में वही बना रहेगा। लेकिन जनरली हमको पहले से क्या लेते हैं जीरो, तो बाद में भी क्या होगा जीरो, तो क्या लिखा will be जीरो। म्यूचुअल इंट्रैक्शन की वजह से हम लोग बोल रहे हैं, पहले से नहीं वो मूव कर रहा था, पहले से उनमें कोई मोशन नहीं था बेटा, वो म्यूचुअल इंट्रैक्शन की वजह से या तो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं या तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तब के लिए स्टेटमेंट है। अगर बाहर से फोर्स लगाकर से मूव कराएंगे तो उस कंडीशन में वैल्यू में हम जो इक्वेशन पीछे लिखा है उसके रिगार्डिंग आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, तो उस कंडीशन में आपको जो वैल्यू मिलेगा वो इक्वेशन के रिगार्डिंग क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन एक आपने कल पोजीशन पे क्वेश्चन कराया गया था, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे क्वेश्चन कराया गया था। ये क्वेश्चन और कल कई बार रिपीट हुआ है इस टाइप का, एक बना लीजिए थोड़ा बोले। देखिए क्वेश्चन के सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म यल शेप्ड, शेप उसका कैसा है यल, सेंटर ऑफ मास ऑफ ये यूनिफॉर्म यल शेप्ड, यल कैपिटल यल बनाएगा, स्मॉल नहीं, कैपिटल यल शेप्ड लेविना विथ डायमेंशंस एज शोन इन फिगर, विथ डायमेंशन एज शोन in figure, as shown in figure, and mass of lamina is mass of lamina is 3 kg, mass of lamina is 3 kg, टोटल मास आपका लेमिना का 3 kg है, और डायमेंशंस जो आपको दिए गए हैं, ठीक, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, एल शेप की आपकी लेमिना है, किस शेप का है आपका एल शेप का लेमिना है। उस केस में बोला गया कि आपको जो पोजीशन सेंटर ऑफ मास का होगा वो कितना होगा, यानी एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आपको निकालनी है। एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालना है, और लेमिना कुछ जो दिया है बेटा टाइप कर दिया गया है, ये मान लो ये वाई एक्सिस है, जैसे लेफ्ट एक्सिस है वाई एक्सिस। एल बना हुआ है, क्या बना हुआ है एल बना हुआ है। ठीक, इस केस में क्या होगा, मास टोटल 3m दिया गया है, मास वैल्यू 3m दी गई है, ये वर्जिन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल 2 मीटर दिया गया है, ये 2 मीटर टोटल डिस्टेंस यहाँ तक का है, और ये भी टोटल डिस्टेंस 2 मीटर है। मतलब ये जो सेगमेंट है ना, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, कितने पे
1 मीटर का आपका उसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो दोनों आपका 1 मीटर दिया गया है। तो फाइंड करना बेटा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी वो हमें डिटरमाइन करना है सिस्टम का। एल शेप का आपका लेना है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आपको फाइंड करना है। टोटल मास की वैल्यू आपको 3 kg दिया गया है और साइड जो आपको दिया गया है वो 2 मीटर है। इसका वैल्यू 2 मीटर है, इसकी वैल्यू भी यहाँ से यहाँ पे 2 मीटर है। इसका मतलब इसका एक साइड लोगे तो कितना आएगा, 1 मीटर ये आएगा, 1 मीटर ये आएगा, 1 मीटर ये आएगा, 1 मीटर क्या होगा, मतलब सारे साइड हमारे एक ही सेगमेंट अगर ले रहे तो 1 मीटर का है। आपको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी वो आपको निकालनी है। जल्दी से बता दो। कोऑर्डिनेट अगर आप डिसाइड कर लेते हो किसका कोऑर्डिनेट क्या होगा तो पोजीशन में सेंटर ऑफ मास के बड़े इजीली निकल जाएंगे। आप कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लो, जैसे ये 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जैसे बच्चे वो कनेक्ट करने वाला खेलते हैं ना गेम, ठीक उनके लिए आते हैं ब्रिक्स वाले खिलौने, तो आपने जोड़ के यार बना दिया, तो एक है, दूसरा है, तीसरा है। तो इस टाइप का आपको 3 जोड़ के 3 क्या है ये डिस्क के टाइप का ले लो, ठीक है, स्क्वायर डिस्क है, उसको ऐसे जोड़ के आपने यहाँ शेप दे दिया, ठीक। अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास पूरे का फाइंड करना है। टोटल मास की वैल्यू आपको 3 kg है, यानी कि हर सेगमेंट का मास कितना होगा 1 किलो, 3 किलो टोटल है ना, 1 kg टोटल मास दिया गया सिस्टम का। तो एक सेगमेंट का जो मास होगा कितना होगा 1 kg होगा, ठीक। अब यहाँ से लगाओ जल्दी, सारा आप वेट करें नहीं तो बताएं, जल्दी बताओ करेंगे नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया, हाँ हम लगते हैं तुम लोग नहीं करेंगे, हाँ नहीं यार कहाँ, अरे और दिमाग लगाओ, बहुत बड़ा दिमाग है तुम्हारा, यूज तो करो। देखो अभी या तो आप अपने ब्रेन का यूज करके कुछ बन जाइए, नहीं तो मोटे होंगे तो ना तो क्या घर में सबको खाली जान होगी, हाँ ठीक। लग रहा है बेटा, लगा हाँ? अभी लगा, पहले लगा के रखी थी, अभी लगा, अरे कितनी टाइम लग गया थी। टोटल मास 3 kg है ना, तीनों क्लास अलग अलग है बेटा, 3 जोड़ के आपको टोटल मिला के 3 kg, हाँ तीनों का कनेक्ट कर सकते हैं। चलो देखो हम लगाते हैं, कोई लगा रहा है बेटा, खाली लगे हैं, हाँ लग नहीं रहा, देखो एक सेगमेंट मान लो, ये तीनों आइडेंटिकल है ना, समझ लीजिए ये तीनों कैसे हैं आइडेंटिकल आपके हैं। तो इसका जो मास आपका होगा सेंटर ऑफ मास इस वाले पार्ट का यहाँ पिलाई करेगा, ध्यान देना, ऐसे इस वाले पार्ट का इसके मिड पिलाई करेगा और इस वाले पार्ट का इसके मिड पिलाई करेगा। तीनों का सेंटर ऑफ मास अगर आइडेंटिकल शेप का आपको बोला गया कि यूनिफॉर्म अगर आपका उसका शेप है तो उस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पिलाई करता है, उसके सेंटर पिलाई करेगा। काम कीजिए, आप यहाँ सोने तुम आते रोज या पढ़ने आते हो, हाँ क्या हो गया, फिर नींद आती है, बहुत बड़ी नींद आती है, कितने दूर से इनके पापा छोड़ने आते हैं, मतलब कितना दूर घर है यहाँ से 20 किलोमीटर जाते हैं, फिर लेके जाते हैं और ये माने वाला के यहाँ झपकी मारते हैं और फिजिक्स मान लेते हैं, तो बायो वगैरह बात ही क्या है यार, हाँ? अगर आप मैथमेटिकल पोर्शन में झपकी मार लेते हैं तो फिर नॉन मैथमेटिकल में फिर क्या कहना, कहीं हिंदी उंदी चलता रहता फिर बेंच के नीचे होते हैं, हाँ चलो ये तीनों आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं बेटा, ठीक है, उनको एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट करके एल शेप दिया गया है। तो इनके जो सेंटर ऑफ मास है ना, इनके जो मासेस हैं उनकी आप कोऑर्डिनेट को डिसाइड कर लो। जैसे पहला वाला देखो, पहला ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो इसका मतलब इसके आधे पे है
तो x कोऑर्डिनेट भी कितना आएगा हाफ 1/2 और इधर से भी आने पे है तो ये y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा हाफ। यानी कि पहले वाले ब्लॉक का वैसे हम ब्लॉक A ले रहे हैं, इसे B पार्ट ले रहे हैं, इसे C कह रहे हैं, ठीक। A वाले के कोऑर्डिनेट करोगे बेटा 1/2 और 1/2 आएगा। तो बात समझ आई भाई। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। ये जो इसका सेंटर होगा तो इसके भी मिड पॉइंट पे होगा और इसके भी मिड पॉइंट पे होगा। तो दोनों साइड का अगर मिड पॉइंट पे है तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा बेटा 1/2 एंड 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? इसके लिए सेकंड के लिए आप देख लो, जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हो तो यहाँ से ये इसके यहाँ पे लाई करेगा ना, तो ये पोजीशन जितनी यहाँ से यहाँ तक 1 है, इसका आधा करोगे तो हाफ। तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट आएगा 1 + 1/2 दैट इज 3/2। तो इसकी वैल्यू जो आपकी हो जाएगी 3/2 x कोऑर्डिनेट हो गया। y अभी कितना है 1/2 आगे गया ना, आधा ही गया है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो गया बेटा 1/2। इससे थोड़ा छोटा दिख रहा है। इसके लिए हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ राइट किया, तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट जो होगा देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी होगी, तो 1 मीटर ये है और आधा यहाँ हो जाएगा, तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2। इस पोजीशन के लिए आपका कोऑर्डिनेट जो आएगा वो 3/2 कितना हो गया 2। और इधर वर्टिकल वाले में कितना गया, जितना ऊंचाई पे था उतना ही ऊंचाई पे है, डिवाइड में इसका भी वैल्यू कितना आएगा 1/2, 3/2 एंड 1/2। दो का कोऑर्डिनेट हमने डिसाइड कर लिया। तीसरे का डिसाइड करो बेटा, ये वाला जो होगा यहाँ से डिस्टेंस x एक्सिस से ये दूरी कितनी आएगी 1/2, ठीक। तो यहाँ पे x की डिस्टेंस जो आएगा 1/2 आएगा। ऊपर लिख लीजिए। इसके लिए कोऑर्डिनेट जो मिला पहला x वाला 1/2, y बताओ कितना आएगा, ये पूरा 1 होगा, यहाँ से इसका हाफ हो गया 1 + 1/2, तो ये हो गया 3/2। इसके लिए जो y कोऑर्डिनेट होगा 3/2। हमने पहला काम होता है अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, जितने पार्टिस हैं उनका क्या कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दो, बाकी कुछ बचा ही है। जैसे पोजीशन हम लोग निकालते थे अब आप अप्लाई कर दो उस पर। तो ये सेंटर ऑफ मास है लिखेंगे बेटा, अगर x सेंटर ऑफ मास आप लिखोगे तो x सेंटर ऑफ मास होगा m1 x1 प्लस कितना m2 x3 प्लस m3 x3 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। देखो यहाँ पे m1 की वैल्यू कितना गिवन है बेटा, सभी 1 kg, 3 kg पूरा था, तीनों आइडेंटिकल थे, तो सारे का मास 1 kg डिस्का हुआ आपका 1 इंटू कितना 1/2, पहले का पोजीशन 1/2, दूसरे हैं 1 इंटू 3/2, यहाँ पे इसका 3/2 एक्स कोऑर्डिनेट है, और इसका हो गया 1 इंटू 1/2 अपॉन टोटल मास 1 + 1 + 1। देखो 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2, ठीक। तो 1 + 3 + 1 यानी 5/2 कितना 5/2 अपॉन टोटल नीचे हो गया 3, ये आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो 5/6 मीटर, यानी कि x सेंटर ऑफ मास जो आ गया तो हमारा 6 मीटर पे लाई करेगा। x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आएगी 5/6 मीटर, ठीक। y भी ऐसे निकालो, वो भी इतना ही आएगा। y सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 मीटर। m1 की वैल्यू 1 y1 1/2, m2 की वैल्यू 1 y1 1/2, y2 1/2। देखो इसके लिए y1 y2 दोनों बराबर हैं, अब के बाद y3 वाला चेंज हो रहा है, प्लस 1 इंटू कितना 3/2 अपॉन टोटल मास 1 + 1 + 1। सेम यहाँ पे 1/2 1/2 और 3/2 5/2 अपॉन 3, ये भी शिफ्ट कर दो नीचे तो कितना हो जाएगा 5/6 मीटर। फिर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में x सेंटर ऑफ मास भी 5/6 आया, y सेंटर ऑफ मास भी 5/6 आया, ठीक। क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारे लगभग सिमिलर मिल रहे हैं, एक में y3 आपका क्या 3/2 आया, दूसरे में y2 3/2 आया, इसलिए कोऑर्डिनेट हमारे डिस्टेंस इक्वल हो गए, मासेज आपके इक्वल हैं, तो इसलिए पोजीशन में क्या आ गया सेम आ गया। समझ गया, नोट कर लीजिए।
गया? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डायग्राम को दिखा दीजिएगा। डायग्राम एक्सप्रेस करने का पोजीशन वगैरह इस तरह से देखिए क्वेश्चन लीजिएगा रास्ते पे। ठीक है बेटा, 2% of masses 55 kg and 65 kg respectively। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, पूछा गया है। 2% of masses 55 kg and 65 kg respectively। 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite end of a board। Are at the opposite end of a board। Are at the opposite end of a board। बोर्ड के अपोजिट एंड पे बेटा, अपोजिट एंड ऑफ ए बोर्ड। देखिए द लेंथ ऑफ बोट इज 3 meter and weight is 100 kg and weight is 100 kg। जो बोर्ड का वेट है वो 100 kg है, लेंथ आपका 3 मीटर दिया गया बेटा। ठीक, देखिए यहाँ द 55 kg man walk up to the 65 kg man and sit with him मतलब 55 किलो वाला मूव करके 65 किलो वाले के पास पहुंच जाता है और वहां बैठ जाता है उसके पास में बेटा। ठीक, लिखिएगा इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए शांत जल जिसे हिंदी में कहते हैं, स्टिल वाटर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम शिफ्टेड बाई तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर जाएगा? सेंटर ऑफ मास बेटा कितना क्या होगा? शिफ्ट कर जाएगा। जैसे बोर्ड पे देखा तो सबने है ना, अगर बैठा नहीं है तो देखा तो ऐसे सबने है, सबको देखा ऐसा समथिंग कुछ बोर्ड आपका है। ऊपर से देखो यहाँ पे बना देते हैं जैसे बैठने के लिए। एक पर्सन है इस स्टिल वाटर में है, कहाँ पे बेटा? स्टिल वाटर में आपका फ्लोट कर रहा है या भी रुका हुआ मानो जो भी कंडीशन है ऐसे समथिंग है। ठीक, पर्सन क्या है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है, एक पर्सन यहाँ है और दूसरा पर्सन यहाँ वाला थोड़ा ही मोटा होता है ना। कहा जाता है एक 55 kg का, दूसरा 65 kg का, दोनों यूनिट पे बैठे हुए किनारों पे। ठीक, ये 55 kg वाला इस 65 kg की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, यहाँ से चला इसकी तरफ आ गया और वाटर ये स्टिल है, वाटर में फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि पॉन्ड या लेक ले लो। ठीक, कंडीशन क्या है, जब 55 kg वाला पर्सन 65 kg की तरफ चले जाए, पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँची है, यहाँ पे बैठ गया ये भी। ठीक, तो कहा क्या जा रहा है, इसकी इधर मूव करने की वजह से टोटल लेंथ आपकी जो दी गई है, इसकी लेंथ टोटल आपको जो गिवन है बेटा, ये टोटल लेंथ ये 3 मीटर दिया गया था। कितना दिया गया था? 3 मीटर। और इसका बोट का जो मास दिया गया है ये कितना केजी है बेटा? तो 100 kg का बोट है और 55 kg का ये वाला पर्सन था, 65 kg का ये वाला पर्सन है।
तो जब उससे उधर की तरफ मूव करेगा तो बोला गया है कि ये बोर्ड का जो यानी पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना शिफ्ट कर जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी शिफ्टेड बाई कितना, आपने बोले यस सर। ऑप्शन कहाँ है बेटा? ऑप्शन में लिख लेंगे 3 मीटर। ऑप्शन आपका है ये 3 मीटर, दूसरा 2.3 मीटर, तीसरा आपका 0.75 मीटर और चौथा 0 मीटर। हाँ जी, 0 हो गया। अरे चलिए वहाँ हो गया जी। हाँ? कितना मीटर है बेटा? कितना है? अभी आपको स्टेटमेंट लिखवाया था, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो उस कंडीशन में आपको जो फोर्सेज आपका होगा, जो क्या होगा आपका फोर्स होगा, अगर हम लोग म्यूचुअली इंट्रैक्शन की वजह से सिस्टम में मूवमेंट हो रहा है तो उसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेस नहीं होंगे। लिखा था ना, चलता नहीं है यार, चाहे जितना भी हो, क्योंकि यहाँ से बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, ये पूरा सिस्टम है, इसी सिस्टम में मूवमेंट हो रहा है। तो जब पर्सन इधर से चल के इधर आएगा तो बोर्ड क्या करेगा, उसके उतना अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या होगा, पोजीशन में चेंजेस की वैल्यू जो होगी 0 होगी। ठीक, बाहर से अगर कोई फोर्स अप्लाई करके आप शिफ्ट करते हैं तब केस में पोजीशन में क्या होगी, चेंजेस होंगे। यहाँ पर जब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा है इसलिए पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होगी। क्या रहेगा, इसकी वजह से पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा सेंटर ऑफ मास से। लिख लीजिए वही कहें बस, सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स is act on the system, no external force is act on the system, so position of center of mass, position of center of mass does not changes, position of center of mass does not changes। इसकी वजह से बेटा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंजेस, हो जाएगा। तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है, कोई भी बाहर से यहाँ पे फोर्स नहीं लगाया गया बेटा, तो पोजीशन सेंटर ऑफ मास का या सेंटर ऑफ मास चेंज पूछा गया है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो ऐसे लिख लो, तो सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर लो, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास does not changes, does not changes। तो वहाँ पे RCM की जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको डिजाइन किए जाते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक, आगे अगर सामने देखिए, पहले ही उन्होंने डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने बेटा कल कुछ फिक्स्ड शेप की बॉडी के लिए एक कंडीशन ऐसा बनता है, पूछा गया है। चलिए तो बाकी इसका क्वेश्चन कर लीजिए बेटा। ठीक, आगे आप कुछ फिक्स्ड शेप की जो बॉडी होती है क्या होती है, फिक्स्ड शेप की बॉडी के लिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा। अभी कुछ नए शेप की बॉडी के लिए पूछे गए हैं, तो उस केस में आपको एग्जाम में उसको डिफरेंशिएट करके इसे निकालना बड़ा इजी नहीं रहता, ना तो आपके पास टाइम होता ना तो आपके पास स्पेस होता है कि उतना कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ न्यूली यहाँ पे पहले तो जो डिफरेंट था वही था, कुछ नए यहाँ पे पॉइंट इस पे बनते हैं, तो एक और लिख लीजिएगा। लिख लीजिए ऐसे पॉइंट बना लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। पहला पॉइंट कर लीजिए।
सेंटर ऑफ मास ऑफ, पहला पॉइंट मिलेगा सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग हैविंग रेडियस कैपिटल आर, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग हैविंग रेडियस कैपिटल आर। अगर एक सेमी सर्कल है बेटा, डिस्क नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसकी रेडियस आपको आर दी गई है, रेडियस की वैल्यू कितना है आर है, सेंटर ओ है। बोला क्या जाता है कि यहाँ से इसके सेंटर ओ से ये रिंग है, नॉट डिस्क, ध्यान रखेंगे, जैसा है रिंग और वो भी हाफ रिंग, सेमी सर्कुलर। कंप्लीट रिंग होता तो सेंटर भी पाया जाता, बट हाफ रिंग है। जब रिंग से क्या होता है बेटा, तो बोला जाता है कि इसकी हाइट सेंटर ऑफ मास की कहाँ पे होगी, किधर होगी, अभी भी सेंटर पे ही रहेगा या वेरी करेगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी सेंटर पे लाई करेगा बेटा, या ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। देखो अभी कल आपको समझाया था, जिधर मास ज़्यादा होगा उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। अब नीचे वाला पोर्शन इसका मतलब रिंग का कट करके निकाल दिया गया ना, तो जब ये भी होता तो यहीं पे लाई करता, बट इधर वाला रिमूव कर दिया गया, इसके रिस्पेक्ट मास किधर है, अपवर्ड है। जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अब पूछा जाता है जो सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग होगी बेटा वो कितनी होगी, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट कर जाएगा ओरिजिनल सेंटर के रिस्पेक्ट में जो कंप्लीट लिंक के लिए था। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग होती है बेटा, h की जो वैल्यू आएगी, मान लो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो गई है, तो जो h की वैल्यू आती है सेंटर ऑफ मास, वो रेडियस जो आपका है उसका 2r/5 टाइम्स ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा, यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी ये h की जो वैल्यू आएगा 2r/5, किसके लिए है, रिंग के लिए, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। अगर हम लोग लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r/5 हाइट ऊपर शिफ्ट करेगा, जिधर मास है उधर की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर यही रिंग ना होकर डिस्क होता, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है, यूनिफॉर्म थिकनेस का होता, तो जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन फिर बदल जाती, क्योंकि रिंग पे केवल आपको यहाँ देखो सर्कम है ना, तो यहाँ मास है, और जब डिस्क होगा तो पूरे सरफेस पे आपका मास पाया जाएगा, तो वहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, पहला आपने लिखा था क्या, रिंग बना लीजिए। दूसरा लिखेंगे हम बेटा डिस्क के लिए, अगर डिस्क है और वो भी सेमी सर्कुलर ही है बेटा, सेमी सर्कुलर अगर आपका क्या है, डिस्क है, इसमें हमें दिखाना है ये डिस्क हो गया, जैसे डिस्क। अब डिस्क के लिए अगर आप फाइंड करते हो, इसका सेंटर आपका O हो गया, यहाँ से जो हाइट होगी सेंटर ऑफ मास की, ये मान लो यहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी हाइट जब हम लोग ऐसे लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास की हाइट जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसके रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे अगर डिस्क के लिए, तो 4r/3π होता है, कितना, 4r/3π। ऐसे रेडीमेड याद रखिएगा, आपको वहाँ पे इनको क्या उसको इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करके निकालने का टाइम नहीं रहेगा, ठीक। तो 4r/3 कितना, 3π। अब बोर्ड वाले बुकों में है भी नहीं बेटा, ठीक, 4r/3π इसके लिए, डिस्क के लिए, ठीक। और एक हो गया था रिंग, पहला लिखा आपने रिंग के लिए, दूसरा लिखा सेमी सर्कुलर है बेटा, दोनों सेमी, ऊपर लिख लेते हैं सर्कुलर, ये भी है सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर किसके लिए, डिस्क के लिए। ध्यान रखना गड़बड़ ना करें, तो रिंग खाली होगा तो पूरा रिंग लेंगे तो सेंटर पे आ जाएगा, ठीक। नोट करिए, रेडियस आर यहाँ पे भी है, रेडियस आर उसका भी था, आर के करनी हम लोग ले रहे हैं, ये रेडियस कितना है बेटा, रेडियस की वैल्यू यहाँ पे भी आपका आर के बराबर है। ये तक है, ऊपर के ज्यादा पड़ता है, रेडियस की वैल्यू कितना है, दोनों केसेस में आर है। तीसरा सेमी सर्कुलर या हेमिस्फेरिकल शेल कहते हैं,
स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया सेल्फ एरिया है, और सेमी सर्कुलर है तो आधा हो जाएगा। अब हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? स्फेरिकल दिखाने के लिए इस तरह से कोई डिजाइन करने लगता है। रेडियस इसका भी आपका आर है, रेडियस की जो वैल्यू हम ले रहे हैं सेंटर बोल है। ये सेमी स्फेरिकल सेल, सेल मतलब अर्धगोला, वो भी कैसा कैसा खोखला, खोखला अर्धगोला भी कहेंगे। इसको डाउट होगा लिख लीजिए, खोखला अर्धगोला नहीं अर्धगोला, ठीक। तो यहाँ पे जो आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है बेटा, ये सेंटर ऑफ मास जो होगा इसकी हाइट एच की वैल्यू r/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की हाइट इस वाले केस में आपने लिखा 2r/पाई, इस केस में आपने एच की वैल्यू लिखा 4r/3 पाई। यहाँ पे इसके लिए एच की वैल्यू लिखेंगे, हाइट जो सेंटर, ये सेंटर से डिस्टेंस मिल गया, जरा ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू है r/ कितना 2, ठीक। और अगला कंडीशन हमारा बनता है हेमी स्फेरिकल, यानी कि हेमी स्फेरिकल सॉलिड, यानी पूरा अगर कंप्लीट भरा हुआ है सॉलिड हेमिस्फीयर से कहेंगे। अगर पूरा ठोस गोला, ठोस अर्धगोला, ठीक, तो सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक, सॉलिड हेमिस्फीयर है बेटा। तब उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, कैसे आप दिखाओगे, ठीक। ऐसे हेमिस्फेरिकल से दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसा और डिजाइन कर लो, ये हेमिस्फेरिकल का बेटा ऐसे दिखा लो, हेमिस्फीयर तो इसकी रेट बढ़ जाएगी, ठीक। हेमिस्फीयर है, यहाँ से जो हम लोग दिखाएंगे सेंटर ऑफ मास, इसको भी दिखाने के थोड़ा सा हम डाइवर्ट कर लेते हैं और इसको डॉट डॉट बना दो, इससे प्रूव हो जाएगी कैसा है सॉलिड है बेटा, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। अगर इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम लोग लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास आप फाइंड आउट करते हो तो कंडीशन क्या बनेगा, जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होता है, जैसे हम लोगों ने लिखा था हालो, हालो में एच की वैल्यू r/ कितना है 2, यहाँ पर 3r/8 आता है। अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है तो उसके सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी बेस से 3r/8, तो यहाँ पे एच की जो वैल्यू आप लिखोगे, यहाँ सेंटर ऑफ मास जो होगा एच की वैल्यू 3r/8, बाहर लिख लेते हैं h = 3r/8। ये कुछ नए स्पेसिफिक शेप के बॉडीज हैं जहाँ पे जिनके बेस पर हम लोग सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, जल्दी करते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में
अगर क्वेश्चन किएगा टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस 2 kg and 4 kg and 4 kg are moving with velocity moving with velocity 4 meter per second, 4 meter per second and 6 meter per second respectively towards each other. 4 meter per second and 6 meter per second respectively towards each other. एक दूसरे के तरफ आ रहे होगा, towards each other. देखिएगा. Then determine velocity of center of mass of the system. Velocity of center of mass of the system. Velocity of center of mass of the system of the दूसरा 4 kg. पहले की वेलोसिटी कितना बोला बेटा? 4 मीटर. 4 यस. और दूसरे की 6. चलिए फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? मास कितना है वन का? 2 kg. 2 kg. 4 kg. इसकी वेलोसिटी 4 मीटर. की वेलोसिटी हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना था. ठीक, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? तरफ आ रहे हैं. तो हम लोग जब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, बी सेंटर ऑफ मास निकालोगे बेटा, तो ये होते हैं m1v1 प्लस m2v2 अपान m1 प्लस कितना है. लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता था. दिस इज ए वेक्टर नॉट स्केलर. ठीक, जब रखेंगे राइट पर डिस्टेंस को वेलोसिटी को लोग पॉजिटिव लेते तो लेफ्ट वाला क्या होगा? नेगेटिव में होगा. दाहिने तरफ पॉजिटिव तो बाएं तरफ आने वाला नेगेटिव. m1 की वैल्यू है 2, वेलोसिटी 4 प्लस माइनस 4 इंटू कितना 6 अपान कितना 4 प्लस उल्टा कितना क्या लिखा था? अच्छा 2 प्लस 4. दूसरे का मास आपका है तो 2 प्लस कितना 4. ये हो गया बराबर 8 माइनस 24 अपान 6. बचेगा कितना? 60/6. आप करोगे तो माइनस 8 अपान 3. माइनस 2.66 या 67 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी आपका सेंटर ऑफ मास. आप लोगों ने जानते क्या किया था? दोनों को जोड़ लिया था. ठीक, अरे डायरेक्शन अपोजिट है बेटा. अगर डायरेक्शन सेम रहेगा तब ऐड होगा. अपोजिट रहेगा तो क्या करेंगे? आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक, और राइट साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव, लेफ्ट वाला क्या नेगेटिव.
नेगेटिव, अपवर्ड वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाला क्या करेंगे नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन की ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो आपने लगाया है वही आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, जो आपके आए हुए हैं वही पहले वाले ऑप्शन रहते हैं। पहला मैच करेंगे फिर क्या कह रहे हैं, ठीक। इसलिए ध्यान रखिए तो साइन कन्वेंशन का भी। और जहाँ पे भी म्यूचुअल इंटरेक्शन से होगा वो पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन आपको एक साथ में पूछे गए हैं उसी टाइप में, ठीक। चाहे पोजीशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सीलरेशन हो, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उनके लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन रिमेन सेम, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विल बी जीरो। तो वहाँ लगाने की आपको जरूरत नहीं, डाटा चाहे जो भी टेढ़ा मेढ़ा दिया रहे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हो जाएगा बेटा। चलिए तो क्या हमारे सेंटर ऑफ मास की कहानी। नेक्स्ट स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ, प्रॉब्लम करेंगे किसी को ऐसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हेडिंग अगला हेडिंग है बेटा, नेक्स्ट पेज से चाहे कर लीजिए। रोटेशनल मोशन का पहला पार्ट था सेंटर ऑफ मास, दूसरा पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी वाला बताओ क्या बोलते हैं, जड़त्वाघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे, आई से, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम जरा समझ लेंगे बेटा, जो हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं, जो काम मास का होता है, ऐसे दिमाग में बना लीजिएगा। रोटेशनल मोशन टफ नहीं है, लेकिन हम लोग रोटेशन के टर्म में पढ़ते हैं तब टेढ़ा लगता है। आप रोटेशन को कंपेयर कर लो या ट्रांसलेटिव मोशन से, आपको इजी हो जाएगा। जो वर्क, जो फैक्टर्स मास का होता है किसमें, ट्रांसलेटिव मोशन में, यानी कि रेखीय गति में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन में। मतलब कह लो जो काम कौन कर रहा है, मास, किसमें, ट्रांसलेशनल मोशन में, रेखीय गति में जो मास का रोल होगा, ठीक है, वही रोल हमारा ट्रांसलेटिव मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। वहाँ पे हम लोग लीनियर वेलोसिटी भी लेते थे, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लेंगे, वहाँ पे लीनियर एक्सीलरेशन ए ले लेते हैं, यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन क्या ले लेंगे, अल्फा ले लेंगे। यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन से किससे दिखाएंगे, अल्फा से दिखा लेंगे। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जो फोर्स लगाते थे बॉडी में मोशन स्टार्ट करने के लिए, तो फोर्स काम करता था बॉडी को मोशन स्टार्ट या एक्सीलरेट करने के लिए। हमारा वही काम यहाँ पे टार्क करेगा। वहाँ पे फोर्स लगा के बॉडी को हम लोग क्या एक्सीलरेट या अपोजिट में लगा के डीएक्सीलरेट कर देते हैं। यहाँ टार्क लगाएंगे बेटा तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी अपने एक्सिस पे, मतलब रोटेशन के लिए यहाँ पे टार्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले जो हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ क्या, इनर्शिया। मोमेंट ऑफ क्या होगा बेटा, इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस से अगर हम पार्टिकल सिस्टम के लिए बात करते हैं, अभी जनरल हम लोग पार्टिकल सिस्टम के लिए लेंगे, बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन अलग अलग बनेगा और डिफरेंट एक्सिस के थ्रू डिफरेंट मिलेगा। लेकिन जब हम लोग पार्टिकल सिस्टम के लिए बात करते हैं बेटा, तो पार्टिकल के जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो उस केस में उस पार्टिकल का जो मास है इनटू स्क्वायर ऑफ क्या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ से दूरी के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी सिंपल फॉर्मूला हम लिखते हैं फॉर पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर बात करोगे आप, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं आई इक्वल टू कितना, mr²। कोई जगह एक पार्टिकल है बेटा, एक पार्टिकल है, ठीक है, तो उससे अगर पॉइंट से जिस एक्सिस से आपको निकालना है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके रिस्पेक्ट में, उससे डिस्टेंस अगर आपका r है, ठीक, r डिस्टेंस में परपेंडिकुलरली वो कोऑर्डिनेट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं I इक्वल टू mr²। I इक्वल टू क्या लेंगे, mr² के बराबर होता है। अब ऐसे अलग अलग पार्ट के साथ दिए गए हैं तो सभी का हम लोग समेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, समेशन कर लेंगे, तो वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए नहीं बात बता रहे, तो उसके साथ हम लोग सभी का समेशन करके वहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक। लेकिन
क्योंकि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये तो पार्टिकल के लिए हम अप्लाई कर लेते हैं कि पार्टिकल का साइज जो एक्सिस है, जैसे मान लीजिए पार्टिकल था, आप सिंगल पार्टिकल के लिए मास हमारा m है, डिस्टेंस r है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके रिस्पेक्ट में आपने देखा I इक्वल टू क्या लिख लिया आपने mr स्क्वायर कर दिया। ऐसे अगर आपको मल्टीपल पार्टिकल से मिलकर सिस्टम बना हुआ है, मोर देन वन पार्टिकल से, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 एंड सो ऑन कर लेंगे, ठीक। लेकिन ये पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है बेटा। अब अलग अलग शेप की जो बॉडी के लिए हम लोग बोलेंगे तो वहाँ पे अलग अलग होगा। और उससे पहले एक चीज़ आपने और पढ़ा होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या पहले बोलते हैं, सुना है, पढ़ा है? रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या पढ़ा है? कोई ये इंग्लिश इसमें पढ़ा हुआ आपने? रेडियस ऑफ गायरेशन कोई लोग पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं? अच्छा कि लोग सुने थे भूल गए, हाथ उठाओ। तो सुने थे लेकिन भूल गए, ये तो हमारी परंपरा है बोलने की ना। अब कितने लोग सुने ही नहीं थे, हाथ उठाओ ऐसे वाले जो लोग सुने ही ना। मोमेंट हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, हिंदी में बोले घूर्णन त्रिज्या। कितने लोग सुने नहीं? अभी सोने वाले में आप नहीं सुने होंगे बेटा, अगर आपको यहाँ तक नहीं पढ़ाया गया तो मैं गलत क्यों हूँ? तो आपको कहाँ तक पढ़ाया गया है? लाभ पोषण कर रहे हैं, कभी नहीं पढ़ाया, मैंने पढ़ाती हैं तो लाभ पोषण में पढ़ा रहे हैं, तो अभी ये पीछे है, कभी आप नहीं सुने, कोई एलाउंस करना नहीं है ना। आप एक्सेप्ट पे छोड़ दिया है तो बाकी सबको सुना होना चाहिए, ठीक। और याद होना चाहिए भाई, तो याद किसको है? ऐसा कोई लगता है, ऐसा भी कोई है जिसको याद हो? क्या मान लिया यार, आपकी पढ़ाई करके क्या है, क्या बोला जाए, जीरो? हाँ, आप लोग की मार्कशीट एक दिन मिला है, मंगाई जाए और गंगा जल डाल के उसको क्या दे रहे हैं, क्या रखा करो यार। चलिए सुन लीजिए, जब हम लोग बात करते थे रेडियस ऑफ गायरेशन का, जैसे एक पार्टिकल के लिए हुआ पानी पार्टिकल सिस्टम, पानी पार्टिकल सिस्टम, अगर सिस्टम में एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उसके लिए हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, m1 r1 m2 r2 m3 r3, mn r n पानी हमारा ये रोटेट हो रहा है, रोटेशनल एक्सिस में वहाँ से दूरियाँ आपको दी गई है, ठीक, दूरियाँ आपको गिवन है। तो यहाँ से जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालेंगे पूरे सिस्टम के लिए बेटा, तो आई की जो वैल्यू होगी m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn r स्क्वायर। ये पूरे सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सभी का क्या करेंगे, सम करके फाइंड आउट करेंगे। ये मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर है कि टेंसर है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। हाँ, ये तो बताएंगे, क्या बोले बेटा? और लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेटा टेंसर क्वांटिटी। पहले ठीक है, जब नहीं मालूम था तो डिवाइड कर लेते, बट आज के लिए किसमें काउंट करते हैं, टेंसर। ना भी ये वेक्टर जैसे बिहेव करता है, ना ही कैसे स्केलर जैसे एग्जैक्टली बिहेव करता है। इसीलिए इसे हम लोग टर्म देते हैं कौन सी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए टेंसर क्वांटिटी, इट नाइदर कंप्लीटली एक्ट एज ए क्या, या बिहेव एज ए वेक्टर, ना कंप्लीटली स्केलर, ना तो कंप्लीटली वेक्टर जैसे बिहेव करता है, ना तो कंप्लीटली स्केलर जैसे बिहेव करता है। इसलिए हम लोग इसे टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए तब आगे होता है। क्या करना होगा, हेडिंग करिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी को रोटेशनल इनर्शिया भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं आपको, रोटेशनल इनर्शिया भी टर्म दिया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो लिख लीजिएगा, अब ये कंडीशन पूछा था क्या मोमेंट ऑफ
बॉडी की फिक्स रहेगी या एक्सिस चेंज करने के साथ साथ चेंज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी की जो है वो फिक्स रहेगा या एक्सिस चेंज करने के साथ साथ चेंज होगा। एक्सिस के साथ आपका ये चेंज होता है, जैसे जैसे आप एक्सिस चेंज करेंगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या करेगी, चेंज होती जाती है। तो लिख लीजिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज द, ऐसे मैथमेटिकल लिख देते हैं या ऐसे कर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल सिस्टम। टाइम क्या हो रहा है बेटा? 15 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल सिस्टम, पार्टिकल सिस्टम will be equal to product of mass and square of distance from the axis of rotation, from the axis of rotation, from the axis of rotation, from the axis of क्या हो जाएगा, रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उससे आपका क्या जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। अगर सिंगल पार्टिकल है, एक सिंगल या पार्टिकल सिस्टम पार्टिकल एक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ तो ये 10 पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो हम इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक, तो वहीं पे नीचे लिख लेना ये वेक्टर क्वांटिटी स्केलर टेंसर क्वांटिटी होता है। दूसरा वहीं पे पॉइंट बना लीजिएगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम रोल जो हमारा मास का ट्रांसलेटिंग मोशन में होता है वही रोटेशनल मोशन में। तो ऐसा और आप लिख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्ट द सेम रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्ट द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज in rotational motion as torque act in moment of inertia act same role in rotational motion as force as force moment of inertia act same role in rotational motion as mass in translator motion, यानी कि translating motion, as mass in translating motion। ट्रांसलेटिंग मोशन में जो मास का रोल है बेटा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया का कहते हैं रोटेशनल मोशन में रोल होता है। तो ऐसे बना के नोट कर लीजिए। हो गया? यूनिट क्या होगा जी? अगर ऐसा यूनिट ले लेंगे तो ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा? अरे मास का केजी, एक तो डिस्टेंस का
kg into meter square और डायमेंशन लिखेंगे तो ये ले स्क्वायर m into l square, ठीक है, m into l square। अब देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी बॉडी का वो डिपेंड करता है एक तो बॉडी के मास पे, दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, तीसरा जो हमारा एक्सिस है जिसके करस्पॉन्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। बॉडी के शेप, बॉडी के एक्सिस, बॉडी के मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, कहाँ से कैसे है वो अलग अलग बॉडी के लिए डिफरेंट होता है। तो नीचे एरो आपके पॉइंट लिखेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए बॉडी, अगर एक बॉडी की बात करेंगे फॉर ए बॉडी डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस सूजन, कहाँ से एक्सिस आप ले रहे हो, एंड एक्सिस सूजन, एंड एक्सिस सूजन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है for different bodies through different axes, for different bodies through different axes, moment of inertia for different bodies through different axes, moment of inertia different, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है बेटा कैसा रहता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग रहता है, ठीक। और डिफरेंट एक्सिस के लिए भी हमारा वैल्यू क्या करेगा, डिफरेंट बॉडी के लिए डिफरेंट एंड आल्सो डिफरेंट एक्सिस के थ्रू डिफरेंट रहता है, ठीक। ये कंडीशन हो गया बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किन पे डिपेंड करेगी, कैसे एक्सिस वगैरह हम चेंज करेंगे, तो चेंज करने के साथ साथ कैसे आपका उसमें वेरिएशन आएगा। तो अलग अलग एक्सिस लेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी अलग अलग होगी। तो हम लोग कल इसके लिए डिफरेंट शेप और बॉडी के लिए क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया जाएगा और उसको निकालने के लिए आपको दो थ्योरम पढ़ाया गया होगा। एक बेटा क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दो थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं वो, प्लस डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा काम आता था रेडियस ऑफ गायरेशन। हम लोग बात कर रहे थे, हेडिंग कर लीजिए, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन हिंदी में गोल्डन त्रिज्या बोलते हैं बेटा हिंदी वालों, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर जो हिंदी से हैं कुछ दिन से पढ़ रहे हैं उनको हिंदी आसान लगता है कि इंग्लिश से, हाँ क्या आसान लगने लगा, हिंदी की इंग्लिश, हिंदी पढ़ रहे हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ नहीं रहे हैं। एक्चुअल में हिंदी से इंग्लिश वाला आसान है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है आपको क्या मैनेज होने में। आप 2-4 महीने पढ़ने के बाद फिर हिंदी वाला आपको टेढ़ा लगने लगेगा, ठीक है। लिखिए क्या लिखा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो थोड़ा समझ लो बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है जैसे मान लो आप ये डिफरेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, अलग अलग आप लोग पार्टी हो, सपोज मैं एक्सिस हूँ, अब हमारे रिस्पेक्ट में आपका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सभी जितने लोग आपको मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर करके हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ क्या निकालेंगे, इनर्शिया निकालेंगे। तो उस केस में अगर आप रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें तो बोला जाता है एक्सिस से वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे पूरे सिस्टम के मास को कंसंट्रेटेड एज्यूम किया जाए। सपोज दैट पूरे जितने लोगों सबका मास ये इनके बॉडी के बेस क्या लिया है, एज्यूम कर लिया गया, ठीक। अब इनकी बॉडी की जो डिस्टेंस हमारे से है, ठीक, टोटल मास पूरे सिस्टम का मास इनटू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो देगा वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए, तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस था उसे हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल बी कंसंट्रेटेड एट दैट पॉइंट, ठीक है, एंड इट गिव्स क्या प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस गिव्स क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। देन दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। उस दूरी को बेटा हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ क्या गायरेशन कहेंगे, जिसकी दूरी का वर्ग पूरे मास के साथ मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिस्टम का था उसके बराबर अगर मिल जाए तो उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे,
रेडियस ऑफ गायरेशन कहेंगे। क्या बनेगा? चलिए कल लिखा देंगे, लिखा देते जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन देखिए, it is that distance from axis of rotation, it is that distance from axis of rotation, that distance from axis of rotation at which if total mass of the system, at which if total mass of the system will be assumed concentrated, if total mass of the system will be assumed concentrated, then if a product of mass and square of that distance gives that distance gives actual moment of inertia, जैसे ले लो gives moment of inertia equal to actual distribution of particle system, actual distribution of particle system, actual distribution of क्या बेटा particle system। उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो हमने ये ले लिया बेटा M1 M2 M3 M4 ठीक, और इसकी जो डिस्टेंस है बेटा R1 R2 R3 R4 Rn था। अगर हम लोग ने जो क्या रेडियस ऑफ गायरेशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, जो रेडियस ऑफ गायरेशन ले रहे हैं बेटा, अगर मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, सपोज के टोटल मास एम यहाँ पे कंसंट्रेटेड, ठीक। अब अगर इसकी डिस्टेंस को हम लोग के से दिखाते हैं बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन को के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एम के स्क्वायर की वैल्यू, आई की जो वैल्यू होगी बेटा वो एम के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये एम के स्क्वायर एक्चुअल में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था उसके बराबर, टोटल जो मासेस हैं इनकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, अगर उसके बराबर हो जाए तो इसे के की वैल्यू हम लोग कह लेंगे क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे तो के स्क्वायर इक्वल टू आएगा आई अपान कितना यम, ये टोटल मास यम है बेटा, यही इक्वल टू के इक्वल टू निकालेंगे अंदर आई अपान कितना होता है यम के बराबर होता है। यूनिट आपका होगा, यूनिट क्या मीटर ही लेंगे, ठीक। तो अगर एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन के आगे बराबर हो जाए तो हम लोग ले लेंगे क्या, क्या कहेंगे बेटा उसे, रेडियस ऑफ गायरेशन।